हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समझने के लिए है। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। लेकिन आज मैं आपसे फॉर्मूला से शुरू नहीं करूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन हमें बताता था कि एक इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, स्पीड एट अ मोमेंट, स्लोप एट अ पॉइंट, या फिर रेट ऑफ चेंज एट एन इंस्टेंट। लेकिन जिंदगी इंस्टेंट पे नहीं चलती, जिंदगी टाइम इंटरवल में चलती है। तो इंटीग्रेशन एक प्रैक्टिकलिटी सवाल को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। इंस्टेंट की बात नहीं होती इंटीग्रेशन में बात होती है इंटरवल की। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं। अगर मुझे पता है कि एक कार की स्पीड हर एक सेकंड पे क्या है, हर एक सेकंड पे, तो क्या मुझे ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं, स्पीड और डिस्टेंस अलग चीज है। स्पीड एक मोमेंट का इफेक्ट होता है, डिस्टेंस उन सब मोमेंट्स का टोटल रिजल्ट है। इंटीग्रेशन का यही तो काम है, इंस्टेंट इफेक्ट को जोड़कर टोटल बनाना या उसका सम कर देना। अब एग्जैक्टली इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन एक नए टाइप का एडिशन है। नॉर्मल एडिशन तब काम करता है जब चीजें स्ट्रेट और फिक्स्ड होती हैं, लेकिन नेचर स्ट्रेट नहीं होता। जैसे कि आपके बाल, वो हर सेकंड नहीं बढ़ रहे हैं। हर सेकंड के भी अगर हम मिलियन पार्ट्स कर दे तो हर मोमेंट पे आपके बाल बढ़ रहे हैं। तो रियल लाइफ में, नेचर में हम रेगुलर एडिशन जोड़ नहीं सकते, तो हमने क्या यूज किया? इंटीग्रेशन को। इसलिए मैथमेटिक्स ने सोचा अगर मैं इनफाइनाइट छोटे छोटे चेंजेस को ऐड कर दूं तो मैं एग्जैक्ट टोटल एरिया निकाल सकता हूं। इंटीग्रेशन यही होता है। इंटीग्रेशन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज। डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब एक्यूमुलेशन के एग्जांपल। आओ अब हम इस साइन का मीनिंग समझते हैं और डीएक्स का मीनिंग समझते हैं। ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये एक लैटिन वर्ड समा से लिया गया है और इसका मतलब सम ही होता है। ओके, अब ये जो पॉइंट है dx, इस dx का मतलब है x में एक बहुत ही छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज। x में बहुत ही छोटा चेंज, इतना छोटा कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो बहुत ही छोटा चेंज होता है। ओके, dx छोटा होता है लेकिन जीरो नहीं होता, याद रखना, इट इज नॉट जीरो। बहुत ही छोटा चेंज होता है। अब इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम फंक्शन को तोड़ देते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करके हम फंक्शन को तोड़ देते हैं। तो सवाल आया, क्या हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं d/dx ऑफ x क्यूब, तो हमारा आंसर आएगा 3x²। हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैं 3x² को देखूं और मुझे पूछा जाए कि इसका सोर्स क्या है, 3x² का सोर्स क्या है, तो आंसर क्या होना चाहिए? x³। यस और नो? तो इंटीग्रेशन यही बोलता है कि अगर मैं 3x² को इंटीग्रेट कर दूं तो उसका आंसर आएगा x³। पर इसके साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है। पर ये c क्यों लगाते हैं? व्हाट इज दिस c? इस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आओ अब इसका मीनिंग समझते हैं और हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं इसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x² को तो मेरा आंसर आएगा 2x। बहुत अच्छे। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x² - 10 को तो इसका आंसर भी आएगा 2x। यस और नो? ये दोनों अलग फंक्शन है लेकिन इनका डिफरेंशिएशन सेम है। ये दोनों अलग फंक्शन है लेकिन इनका डेरिवेटिव सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को मार देता है, राइट? कांस्टेंट को जीरो कर देता है। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा
राइट। तो इसका मुझे आंसर लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी साथ में लग जाएगा। दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आओ अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू। हमें इंटीग्रेट करना है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल अपॉन रूट एक्स। सबसे पहले तो इसे स्प्लिट करके अलग अलग लिख देते हैं। 5x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब इस रूट की जगह क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? रूट एक्स को क्या मैं x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x एंड पावर 1/2। आओ जब बेस सेम होता है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिवीजन में। सो 5x स्क्वायर यहाँ 2 था, 2 माइनस 1/2 प्लस 3x 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पावर माइनस हो जाएगी x टू द पावर माइनस 1/2। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, राइट। अब इंटीग्रेशन करने के लिए पहले मैं इसकी पावर 1 बना देता हूँ। सो दिस वुड बी 5x and it would be power 3/2 plus 3x to the power half plus x to the power negative half। इंटीग्रेशन करने का एक बहुत सिंपल रूल है, जब तक पावर -1 ना हो। अब ये भी हम समझेंगे कि -1 पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स स्क्वायर, राइट। पावर -1 नहीं है तो हम एक रूल लगा सकते हैं, पावर में 1 को ऐड करेंगे 2 + 1। अब 2 + 1 होता कितना है? 3। तो नीचे 3 से ही डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पावर में 1 को प्लस किया जाएगा। सो दिस वुड बी 5x 3/2 + 1 और जो हमारा आंसर आएगा उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो द आंसर वुड बी 5/2 प्लस 3x 1/2 + 1 और जो आंसर आएगा 3/2 उससे डिवाइड कर देंगे। प्लस यहाँ पे +1 करेंगे तो नेगेटिव हाफ + 1 हो जाएगा जो कि हाफ बनेगा और हाफ से डिवाइड कर देंगे। और साथ में जब हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है तो +c लगा देंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये था हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब बात करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वो होते क्या हैं और उन्हें कैसे करा जाता है। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें एक लिमिट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 5 तक x³ को। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं x³ को इंटीग्रेट करूंगा तो वो x टू द पावर 4/4 हो जाएगा। अब एक अनोखी बात है, यहाँ पे मुझे +c नहीं लगाना होता, पर ऐसा क्यों? जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें +c क्यों नहीं लगा रहे? क्या रीजन है +c ना लगाने का? सोचो, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x³ है, ओके, या फिर हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया और मैं यहाँ पे एक +c लगा देता हूँ। हमें इसमें +c लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैंने यहाँ पे +c लगा दिया और मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम यहाँ +c क्यों नहीं लगाते। अब मैं अपर लिमिट को यहाँ पे पहले पुट करता हूँ। पहले 5 को पुट करते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे 5 टू द पावर 4/4 प्लस c। अब लोअर लिमिट को इसमें से माइनस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्टेड बाय 5 टू द पावर 4/4 प्लस c। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे +c और ये +c आपस में कैंसिल हो रहा है। इसी वजह से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में +c नहीं लगाते। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट डायरेक्टली माइनस करते हैं +c, क्योंकि +c यहाँ पे आपस कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम एरिया अंडर अ कर्व।
एरिया अंडर अ कर्व। ये होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व होता क्या है, और इसको हम समझते हैं पूरा अच्छे से। अब सोचिए कि एक कर्व है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारा एक कर्व है, ओके, और हमें इस पॉइंट से 2 से 5 तक के बीच का एरिया चाहिए। ऑलराइट, अब इमेजिन करो कि मैं यहां पे बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दूं। इमेजिन करो मेरे साथ कि मैं एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना रहा हूं, और अब इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे इसके अंदर का एरिया मिल जाएगा? लेकिन अगर मैं इन रेक्टेंगल्स को देखूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया भी आ रहा है। अब ये सोचो, अगर मैं इस लेंथ को हम एक्स बोलते हैं, अगर मैं इस एक्स को बहुत छोटा कर दूं, dx कर दूं, तो ये बहुत ही पतले पतले बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। और जितना छोटा मेरा एक्स होता जाएगा, राइट, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? अगर इसे हम लेंथ मान लें एफ एक्स को, ये मेरे फंक्शन की हाइट है ना जो वाई एक्सिस बताएगा, राइट, और लेंथ बोल दो या फिर इसको, और ये विड्थ अगर मैं एक्स बोल दूं तो मेरा एरिया निकलता है एफ एक्स इंटू एक्स, राइट, और इन सबको मैं सम कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं इस एक्स को बहुत ही छोटा कर दूं, dx के बराबर, और फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे लगभग एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा। तो बस हम फंक्शन को इंटीग्रेट करके 2 से 5 तक उसके बीच का एक्स एक्सिस और उसके बीच का एरिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आओ एक क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक कर्व है और मुझे एरिया निकालना है 4 और 6 के बीच में। इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x²। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, 4 से लेके 6 तक। तो ये हो जाएगा 3x² और dx। हमें 3x² का इंटीग्रेशन पता है, 3x³ अपॉन 3। हम अपर लिमिट लेंगे 6, लोअर लिमिट लेंगे 4, और फिर अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, और हमारा आंसर आ जाएगा 152 UX। लेकिन अगर ये एरिया, अगर हमारा कर्व कुछ इस तरीके से हो, जैसे कि देखते हैं, अगर हमारा कर्व कुछ इस तरीके से हो और हमसे ये वाला एरिया पूछा गया, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, राइट। तो अब हम इसके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो ये पॉइंट 4 है और ये पॉइंट है हमारा 0, मतलब ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें और अपने रेक्टेंगल्स को देखें, तो अब हमको y को dy बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन मुझे इस तरीके से दे रखी है, x इक्वल्स टू y 4 माइनस 1। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ऑलराइट। तो ये मेरा इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 4 तक x dy, क्योंकि x इस इक्वेशन में ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता तो मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ता। अब मैं डायरेक्टली x की वैल्यू y के टर्म्स में पुट करूंगा, क्योंकि मैं y को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर मैं लिख दूं x³ dy,
राइट। तो यहाँ पे पहले मुझे x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी होगी, तभी इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो पहले मैं x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालता हूँ, यहाँ पे मुझे दे रखी है, और इसे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 4 तक 4y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4 तक। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, दूसरी बार लोअर लिमिट डाल देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा 10/2/3 यूनिट्स। सिंपल था, इजी था। अब इसमें एक और केस बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट पेपर समझाऊंगा, पास्ट पेपर क्वेश्चंस कैसे टारगेट करते हैं वो बताऊंगा। अभी इस वीडियो में बस हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको अप्लाई करेंगे। अब आओ, अब हम समझेंगे एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन और बाय टू कर्व्स। इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कर्व है कुछ इस तरीके से, ओके, और अब मेरे पास एक लाइन है कुछ इस तरीके से, और मुझे ये बीच का एरिया निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। ये पॉइंट है मेरा 1 और ये पॉइंट है 6। अब सबसे मेन कंफ्यूजन जो इसमें होती है वो ये होती है कि हम इसे एक्स एक्सिस से कंपेयर करते हैं, हम एरिया अंडर द कर्व से इसे कंपेयर करते हैं। ये सिनेरियो अलग था, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस से कंपेयर कर रहे थे। हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना रहे थे ना, हम रेक्टेंगल की क्या निकाल रहे थे, हम यहाँ पे रेक्टेंगल की जो विड्थ थी उसको dx ले रहे थे, और लेंथ डायरेक्टली हमारे पास fx था। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस केस में हम ध्यान से देखें और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए जिनकी विड्थ dx के बराबर है, लगभग 0, बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, और उनको ऐड कर दे तो क्या मुझे इसके अंदर का एरिया मिल जाएगा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये वाली लेंथ कैसे मिल सकती है? सोचो, मान लो ये ऊपर वाला फंक्शन fx है, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू यहां से यहां तक fx है, और अब हम मान लेते हैं कि ये नीचे वाला फंक्शन gx है, मतलब ये वैल्यू है हमारी gx। अगर मुझे ब्लू वाले रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मैं इसको आपकी परमिशन से fx माइनस gx लिख सकता हूँ? राइट? तो मेरे को लेंथ मिल जाएगी। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, fx माइनस gx करके मैंने लेंथ निकाली है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इंटीग्रेट करना मतलब पहले तो सबका एरिया निकाला मैंने ऐसे, और फिर इंटीग्रेट कर दिया, इसका मतलब मैंने उन सबका सम निकाल दिया, राइट? तो मुझे एरिया इनक्लोज मिल जाएगा। अब इसमें मेन की होती है fx और gx को पता करना। fx कौन सा होता है? जो
कर्व अपर होता है जिसमें fx की वैल्यू बड़ी होती है, जिसमें y की वैल्यू बड़ी होती है, उसे हमेशा पहले रखते हैं और दूसरे वाले को बाद में। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दूसरा कर्व, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 9 और इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। हमें ये निकालना है ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है। ओके, अब हम इसको निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा 1 और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है हमारा 7। सेम तरीका यूज करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे fx माइनस gx और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 7 तक, और हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन fx किसको लेंगे और gx किसको लेंगे। प्रॉब्लम और गलती जो बच्चे करते हैं, जो आप भी करोगे, आप इस वाले फंक्शन को fx ले लोगे, इस वाले फंक्शन को, लेकिन ये fx नहीं है, ये gx है। क्यों? क्योंकि किसी भी गिवन पॉइंट पे, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ये वाले x का पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू -2 है और नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखना ध्यान से, -4। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बड़ी वैल्यू किसकी है इस पॉइंट पे, इस x के पॉइंट पे बड़ी वैल्यू किसकी है, -2 बड़ा है या -4 बड़ा है। सर -2 बड़ा है, तो हमारा fx कौन बनेगा बच्चों, ये बनेगा fx, और gx कौन बनेगा, ये बनेगा हमारा gx। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और 1 से 7 तक इंटीग्रेट कर देता हूं। तो 2x माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x कर देते हैं, 2x माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाया तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, माइनस 6x माइनस 2 और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 से 7 तक। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7dx। यस और नो? अब इसको इंटीग्रेट करा जाए तो ये बन जाएगा हमारा -1/3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 7 से 1। जब वैल्यूज पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36 यूनिट स्क्वायर। इजी पीजी, यस, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में। आ जाओ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होता है? देखो, दो तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे पास, राइट? मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट होगा 0 और जैसे मैं आगे जाता रहूंगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन को 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, तो 0 से इन्फिनिटी तक इसका एरिया इनफाइनाइट ही जाएगा, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ फंक्शंस अलग होते हैं, जैसे कि 1/x²। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1/x²। और अगर मान लो इस फंक्शन को मुझे 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको समझने के लिए पहले तो ना इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो, x की जगह अगर हम 1 डालेंगे तो y भी 1 आएगा। पुट करते जाओ ना x की वैल्यू, ठीक है? x 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका एक एसिम्प्टोट बन जाएगा। एसिम्प्टोट मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस। क्योंकि x अगर 0 हो गया यहाँ पे, तो ये 1/0 हो जाएगा। दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट अलग होते हैं। नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी मत समझना।
अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, मान लो मैं x की वैल्यू 4 डालता हूँ, तो ये हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/16, यस और नो। तो मेरा फंक्शन नीचे की तरफ आता जाएगा और आगे जाते 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 जैसी वैल्यू x की बढ़ती जाएगी, खुद सोचो अगर मैं लिख दूं 1/1 लाख, तो मेरी इसकी वैल्यू कम हो गई। अगर मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, लगभग 0 की तरफ अप्रोच करेगा, अब मुझे 1 से इन्फिनिटी तक का अगर एरिया पूछे तो वो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ज हो रहा है, राइट। तो इस फंक्शन में इस केस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है 1 से लेके इनफिनाइट तक 1/x² dx। तो इन्फिनिटी को कोई वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो ये 1 है तो इसे a बोल देते हैं, ये हो जाएगा 1/x² dx। अब आ जाओ इसे इंटीग्रेट करते हैं 1/x²। तो 1/x² को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 हो गई, ये a है ये 1 है, और यहाँ पे dx लिखते हैं। ऑलराइट, अब अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर -2 + 1। -2 + 1 क्या होता है, -1, और -1 से ही डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है उससे डिवाइड करते हैं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/a -1/a -1/1। अब इस केस को ध्यान से समझना, इसका हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 - 1/1, राइट। अब एक बात सोचो, जैसे जैसे a इनफाइनाइट होता जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी बोला था ना हमें क्वेश्चन में, देखो इन्फिनिटी बोला था, जैसे जैसे a की वैल्यू इन्फिनिटी होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी 1/a की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, 0 हो जाएगी, लगभग छोटी होती चली जाएगी ना, तो 0 हो जाएगी। तो 1/a को 0 मान लेंगे, तो 1 - 0, और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1। इजी, समझ में आया? तो जरा ट्रिपल थम्स अप दिखा दो और हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन से समझे, या बहुत है आज की क्लास के लिए? आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन में आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चन से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चंस के जरिए होगी, सारे क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर्स के। तो अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई डाउट आए तो कमेंट करना मत भूलना।